हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं आज जो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले टॉपिक है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिटिकल पाथ मेथड। तो क्रिटिकल पाथ मेथड होता क्या है? तो क्रिटिकल पाथ मेथड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जो कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है कि जो एक वर्क हो रहा है, कोई एक प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उसका जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है वो कौन सा है उस पूरी प्रोसेस में। द क्रिटिकल पाथ इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ ए डिपेंडेंट टास्क इन ए प्रोजेक्ट नोन एज क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो कि क्या होता है, जिसमें कि मैक्सिमम टाइम लगता है। मतलब क्रिटिकल पाथ मतलब क्रिटिकल मतलब कहलाता है जो ज़रूरी पाथ है। उसके बिना क्या है, यदि एक प्रोजेक्ट है उसमें वेरियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं और यदि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसका होना ज़रूरी है और वो जितना टाइम कंज्यूम करेगी, और यदि वो वाला जो हमारा कार्य है वो उतने टाइम में नहीं हो पाया तो पूरा प्रोजेक्ट लेट हो सकता है। वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल पाथ। ठीक है। और ये क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हमें कैसे निकालना पड़ता है कि इसमें हम निकालते हैं मैक्सिमम टाइम कौन सा वाला प्रोसेस कंज्यूम कर रही है, वो हमारी क्या होती है, क्रिटिकल पाथ होता है। ठीक है। द पर्पस ऑफ द क्रिटिकल पाथ मेथड इज टू डिटरमाइन द मिनिमम टाइम नीडेड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट एंड टू आइडेंटिफाई द टास्क दैट could डिले द प्रोजेक्ट completion if they are not completed on time। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि कम से कम जितना टाइम लगना है पूरी प्रोसेस में वो निकालना पड़ता है। और वो उसमें एक जो प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस क्या होती है, क्रिटिकल होती हैं। यदि उन प्रोसेस में यदि थोड़ी सा भी डिले हो जाएगा तो पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। जैसे यदि कोई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यदि मटेरियल की रिक्वायरमेंट है लेकिन यदि मटेरियल उस वाली प्रोसेस के लिए नहीं आ पाया तो वो जब तक मटेरियल आएगा तब तक प्रोजेक्ट रुका रहेगा। तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। और वो हमारा जो एक्टिविटीज़ का पूरा कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ को बस डिफाइन करें तो होता है ये द लॉन्गेस्ट पाथ और थ्रू द नेटवर्क डायग्राम। जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है एक नेटवर्क डायग्राम का, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल पाथ कहलाता है। जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, सीक्वेंस ऑफ टास्क को। जो भी एक्टिविटीज़ या टास्क हमारे होने हैं उनको इफेक्ट करता है, जो कि पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। वो क्या कहलाते हैं, हमारे सारे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और ये पूरा पाथ क्या कहलाता है, क्रिटिकल पाथ कहलाता है। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, देखो एक डायग्राम बना के देखते हैं। यदि कभी न्यूमेरिकल आता है तो इस केस में देखो क्रिटिकल पाथ हम कैसे निकालेंगे। क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो इधर एक्टिविटीज़ है ये टाइम दिए रहते हैं, इनको जोड़ना पड़ता है। तो 2 + 2 4 + 5, ये इस वाली यदि प्रोसेस से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 9 मिनट्स लगेगा। और देखिए इससे आएंगे 2 + 1 3, 2 + 1 3 3 6 + 4, इससे लगे कितना 10 टाइम इस वाले से। जबकि यदि इसमें हम क्रिटिकल पाथ निकालें तो क्रिटिकल पाथ देखो इसमें कौन सा रहेगा, क्रिटिकल पाथ इस वाले में ये कौन सा रहेगा। देखो हम यहाँ से चलेंगे तो 2 और +2 4 +5 9 और +4 क्या हो जाएगा, 13। 13 से ज़्यादा यदि किसी में आ रहा है मतलब ये लॉन्गेस्ट रूट है, तो जो लॉन्गेस्ट रूट होता है वही हमारा क्रिटिकल पाथ होता है। और कम से कम इतना टाइम तो लगेगा ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, ये हमारा क्या कहलाता है, टोटल कंज्यूमिंग टाइम। ठीक है, टोटल कंप्लीशन टाइम कहलाता है। अब यदि 13 से कोई ज़्यादा आएगा तो वो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा, नहीं तो हमारा क्रिटिकल पाथ इस प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। तो ऐसे हम निकालते हैं क्रिटिकल पाथ को। ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ हमारा होता क्या है, क्रिटिकल पाथ द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क डायग्राम होता है। और ये इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कम से कम टाइम निकालना जिसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। और जो एक्टिविटीज़ होती हैं यदि उनमें कोई डिले हो जाए तो फिर पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। वो हमारा क्या कहलाता है,
क्रिटिकल पाथ मेथड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट नंबर 3 का, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में हमें सबसे पहले क्या होता है, एक मास प्रोडक्शन होता है। तो मास प्रोडक्शन क्या होता है, मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग ए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। जो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है उसको जब हम बल्क में बनाते हैं, बहुत सारे नंबर्स में बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, मास प्रोडक्शन है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होती है, अधिकतर असेंबली लाइंस में, जहाँ पे असेंबलीज होती हैं वहाँ पे यूज़ होती है। जहाँ पे जैसे हाई वॉल्यूम में बनाना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये इसमें क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हाई, क्योंकि नाम ही है कि मास प्रोडक्शन, तो लार्ज क्वांटिटी में बनेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, हाई होता है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स होता है। साथ में क्योंकि अब ज़्यादा मात्रा में बन रही है चीज़, तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, लो। कॉस्ट पर यूनिट यदि हम इसकी निकालें तो कॉस्ट पर यूनिट इसकी क्या होती है, हमारी लो होती है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये लगातार चलती रहती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बनाना है हमें प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो लगातार चलती रहती है विदाउट इंटीमेंट ब्रेक। ठीक है, और क्योंकि अब ज़्यादा मात्रा में है हमारे पास प्रोडक्ट, तो हमें इट रिक्वायर्स दी लार्ज इन्वेंट्री। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसको लार्ज भंडार गृह चाहिए पड़ता है और लार्ज इन्वेंट्री चाहिए पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मास प्रोडक्शन। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में दूसरा हमारा होता है बैच प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन क्या कहलाता है, बैच प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन बैचेस। ये क्या करता है, प्रोड्यूस, इस वाली बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, बैचेस में बनते हैं, जहाँ पर हर बैच क्या होता है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारी शुरू होती है ना। बैच बैच वाइज होता है, जैसे एक में टर्निंग होनी है तो पहले एक की टर्निंग हो जाएगी, फिर दूसरे बैच की, फिर दूसरा बैच आएगा तो वो टर्निंग के बाद फिर जैसे ड्रिलिंग होनी या फिनिशिंग होनी है तो वो प्रोसेस जाएंगी। ठीक है, तो इसमें बैच वाइज काम होता है। तो देखो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें किसकी मॉडरेट वॉल्यूम होता है। इसका बैच प्रोडक्शन में जो हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। साथ में वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है, इसमें क्या होती है, थोड़ी सी वैरायटी रहती है, क्योंकि हर बैच क्या होता है, पोटेंशियली बीइंग डिफरेंट होता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी वैरायटी होती है। मास प्रोडक्शन में सेम प्रोडक्ट रहता है, इसमें थोड़ी सी वैरायटी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, मास प्रोडक्शन से थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है, उसमें कोई हम प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, ये उससे ज़्यादा थोड़े फ्लेक्सिबल होता है। कौन सा, बैच प्रोडक्शन। और इट रिक्वायर्स एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट फॉर डिफरेंट बैचेस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि एक बैच जैसे प्रोडक्ट बन गया तो उसके लिए इन्वेंट्री चाहिए, फिर दूसरा दूसरा बैच आया तो उसके लिए इन्वेंट्री चाहिए, तो इट रिक्वायर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, किसमें, बैच प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन क्या होता है, कस्टमाइज ऑर्डर होती हैं इसमें। इट इज़ अ मेथड वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर। जैसे हम कोई ऑर्डर दें, कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से होता है इसमें, है ना। जैसे हम कोई शर्ट बनाने जाते हैं तो जैसा हम नाप देते हैं उसी प्रकार की बनती है, तो हमारे ऑर्डर पे बनती है उस प्रकार की चीज़। तो जो कस्टमाइज ऑर्डर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। तो जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन इज़ अ मेथड वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर। इसमें क्या रहता है, हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन होता है, क्योंकि जैसा कस्टमर को चाहिए है उस प्रकार का प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम की मात्रा क्या होती है, लो होती है, क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट बनना है, इसलिए वॉल्यूम क्या होता है इसमें कम होता है, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। ये एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें चेंजेस हो सकते हैं जो भी कस्टमर चाहे, तो इसमें एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है और हाईली स्किल लेबर की आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार के प्रोडक्शन में। और साथ में क्योंकि वॉल्यूम कम है इसलिए इन्वेंट्री क्या चाहिए, हमें कम से कम चाहिए पड़ती है जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, तो मास, बैच और जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन होते हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी यूनिट का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या कहलाती है, इसी को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। ये ऑप्टिमल बैच साइज होता है जो कि मिनिमाइज करता है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को। यह वह बैच होता है जो कि जिसमें क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इन्वेंट्री का जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है।
कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं, आपने क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एक बार देख के जाएँ, ठीक है। जैसे हम निकालते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जब निकालते हैं तो ये फार्मूला 2D/C0/CH ऐसे फार्मूले होते हैं। तो इन वाले फार्मूलेस के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकती हैं, ठीक है। इतना समय नहीं है कि अभी कराया जा सके न्यूमेरिकल, इसलिए आपके जो हैं उसको देख के जाएँ, ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है इधर, अगला इसका मेन टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। इसमें अगला टॉपिक यह हमारा टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो पहला हमारा क्या होता है, फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन। अब ये फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन क्या कहलाता है, ये किस वाली चैप्टर का, ये इसी का एक है क्वालिटी कंट्रोल, जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, इसी में क्वालिटी कंट्रोल है हमारा टॉपिक। उसमें आती हैं टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो पहला क्या हमारा फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन है। तो इट इज़ अ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर दैट द first time produced meet the required specification before the mass production begin। जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके पहले क्या है, जो हमारा पहला प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसी होनी चाहिए, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, मास रूप में क्या करेंगे, उसको चेंज करते हैं। दिस इंस्पेक्शन हेल्प्स आइडेंटिफाई द करेक्ट एनी पुट। यदि इसमें शुरुआत में हमने जैसे पहले प्रोडक्ट को चेक किया, यदि उसमें कुछ इशू है तो उसको हम करेक्ट करके फिर मास प्रोडक्शन में चेंज करते हैं, है ना। इसके कारण वेस्ट भी रिड्यूस होता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या होती है, बढ़ती है अर्ली स्टेज में। यदि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया और हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया तो काफ़ी लॉस होता है। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट है उसको हम अच्छी ढंग से चेक करते हैं। उसके बाद फिर उसको किस में चेंज करते हैं, हम मास प्रोडक्शन में चेंज करते हैं। इसके बाद देखिए इसका अगला हमारा क्या है, फ्लोर इंस्पेक्शन। फ्लोर इंस्पेक्शन क्या कहलाता है हमारा, ये इंस्पेक्शन आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब फ्लोर में क्या होती है, जब वर्कशॉप में हमारी चलती रहती है प्रोडक्शन प्रोसेस, उस समय जो इंस्पेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोर इंस्पेक्शन कहते हैं। देखो इट इज़ अ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस कंडक्टेड ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर टू मॉनिटर एंड इंश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट द स्पेसिफिक क्वालिटी। जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता हुआ रहता है तब हम उसमें उस समय पे चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्पेस जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो उसी टाइम उसमें क्या करते हैं हम, कि उसी में हम मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके बाद फिर उसका प्रोडक्शन होता रहता है। दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन हेल्प इन आइडेंटिफाई द डिफेक्ट in real time, ensuring the consistent product quality and reducing the chances of defective product reaching to the customer। क्योंकि जब प्रोडक्ट बन रहा है उसी समय यदि कोई चेंजेस करना है तो कर दी जाती हैं, ताकि कस्टमर तक जब प्रोडक्ट पहुंचे तो उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। तो इंस्पेक्शंस आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द मेथड्स आर अप्लाई टू रिमूव दीज डिफेक्ट्स, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लोर इंस्पेक्शन कहलाता है। इसके बाद इसी का होता है हमारा थर्ड है कि सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन। तो सेंट्रलाइज्ड देखिए, तो सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन इन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम वेयर द इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस आर मैनेज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम ए सेंट्रल डिपार्टमेंट। सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में क्या होता है, जो हमारा सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट होता है वो पूरे डिपार्टमेंट पे नज़र रखे हुए रहता है और साथ में क्वालिटी भी चेक करते रहता है और ये भी इंश्योर करता है कि कोई डिफेक्ट ना हो उसमें, ठीक है। दिस दिस अप्रोच देखिए, दिस अप्रोच इंश्योर दैट द प्रोडक्ट और प्रोसेस अक्रॉस वेरियस लोकेशन मीट द कंसिस्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड। जैसे कि यदि एक इंडस्ट्री है उसमें डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं तो उसमें सेम प्रोडक्ट बनना चाहिए, सेम क्वालिटी है कि नहीं है, इस पे जो सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है वो नज़र रखे हुए रहता है। इंस्पेक्शन डेटा फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड एनालाइज सेंट्रली, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द क्वालिटी परफॉर्मेंस। जैसे जो चैन सीरीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि चैन सीरीज़ है कोई भी प्रोडक्शन की, है ना, कोई भी प्रोडक्शन की, जैसे एप्पल की हो गई तो उसकी एप्पल की डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन उसका एक सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है जो कि ये नज़र रखता है कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट क्या हो, डिफेक्टिव ना हो और सारे प्रोडक्ट एक जैसे बने। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन कहलाता है। डिफरेंट फैक्ट्री प्रोड्यूस सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन एन इंडस्ट्री, ये इसका इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हमारा मोटिव रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मेजरमेंट।
टाइप्स ऑफ मेजरमेंट याद रखना है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में देखिए, एक होता है हमारा डायमेंशनल मेजरमेंट जिसमें हम लेंथ और विड्थ को नापते हैं। दूसरा होता है मैकेनिकल मेजरमेंट जिसमें हम स्ट्रेंथ को मापते हैं। तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जिसमें हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज करंट इसकी माप करते हैं। और फिजिकल मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, वेट वॉल्यूम इन सबको मेजरमेंट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्वालिटी कंट्रोल को पढ़ना है अच्छी ढंग से, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि ओसी कर्व क्या कहलाता है। देखिए ओसी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओसी कर्व कहलाता है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल इन क्वालिटी कंट्रोल प्रीमियरली यूज टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ ए सैम्पलिंग प्लान। जो हमारी सैम्पलिंग हम करते हैं लॉट की, जैसे कुछ लॉट ले लिया जाता है, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, फिर उससे डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट को हमें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। तो उसी की एक मेथड होती है ये ओसी कर्व। इट शोज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट गिवन इट्स प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। ये इसमें क्या होता है उसी कर्व में कि एक डिफेक्टिव आइटम्स का प्रपोर्शन दिया रहता है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट और रिजेक्ट। यदि किसी लॉट को हमें, लॉट मतलब प्रोडक्ट को हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये बात डिपेंड करती है। देखिए ओसी कर्व क्या कहलाता है। ओसी कर्व ये बना हुआ है। ओसी कर्व क्या होता है इसमें, ओसी कर्व में हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस पे ये एक्स और वाई के बीच में ग्राफ होता है। एक्स एक्सिस में क्या होता है हमारा प्रपोर्शन ऑफ द डिफेक्टिव इन अ लॉट। यदि कोई एक लॉट है उसमें डिफेक्ट कितनी है, ये हम किस में शो करते हैं, एक्स एक्सिस में। और उसके एक्सेप्ट होने की चांसेस कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस कितनी है, उसको हम किस में रखते हैं, वाई एक्सिस में। देखिए यदि यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि जब कि जब हमारे क्या है कि प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिवनेस बढ़ती जा रही है, यहाँ पे डिफेक्टिवनेस क्या है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे प्रोडक्ट में डिफेक्टिव कम है, तो मतलब उसकी एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ज़्यादा है ना। जब यहाँ पे डिफेक्टिव कम होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट ज़्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे डिफेक्टिवनेस ज़्यादा होती जाएगी, वैसी वैसी उसकी एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। सीधी सी बात है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा डिफेक्टिव होगा तो उसके रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो देखो इधर पे हम देखते हैं, इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर रिस्क जिसको टाइप 1 एरर कहते हैं, दूसरा होता है कंज्यूमर रिस्क जिसको टाइप 2 एरर कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये वो रीजन होता है जहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे इसकी जो डिफेक्टिव है, डिफेक्ट तो इसमें कम है, मतलब प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट सेम है। लेकिन उसी समय क्या है कि ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है। लेकिन इस रीजन में क्या है कि यदि कभी प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, देखो डिफेक्ट नहीं है प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी यदि प्रोडक्ट यानी जो प्रोड्यूसर है उसने तो प्रोडक्ट सही बनाया है, लेकिन फिर भी वो लॉट क्या है हमारा यदि रिजेक्ट हो जाए तो इसमें प्रोड्यूसर को हानि होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर रिस्क कहते हैं। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा डिफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो गया, तो ये हमारी क्या कहलाती है, टाइप 1 एरर कहलाती है। और ये रीजन हमारा क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर्स रिस्क कहलाता है, क्योंकि इससे जो उसने प्रोडक्ट बनाया है उसको हानि हो रही, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर का रिस्क कहते हैं। दूसरा सेकंड इंडिफरेंट क्वालिटी रीजन होता है, ये तो सिंपल है। उसके बाद देखिए एक होता है कंज्यूमर रिस्क, ये कहलाती है टाइप 2 एरर। इसमें देखिए इसमें देखिए जो डिफेक्टिव, इसमें देखिए प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिवनेस को दर्शा रहा है। इधर पे प्रोडक्ट क्या है हमारा, इधर पे इधर पे प्रोडक्ट क्या है हमारा, डिफेक्टिव है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट हो गया। मतलब हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी एक्सेप्ट हो गया। मतलब जब कस्टमर उसको खरीदेगा तो उसको कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, डिफेक्टिव मिलेगा। लेकिन यदि उसी कर्व में देंगे तो इसको रिजेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंज्यूमर का रिस्क कहलाता है। वहाँ पे देखो प्रोडक्ट सही था लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गया, तो ये प्रोड्यूसर का रिस्क था। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिफेक्टिव है लेकिन फिर भी एक्सेप्ट हो गया, ये कंज्यूमर का रिस्क होता है। इसमें जो कंज्यूमर होता है उसको हानि होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर रिस्क कहते हैं। ये किस प्रकार की एरर होती है, टाइप 2 एरर होती है। तो यदि ओसी कर्व आएगा तो ओसी कर्व को ऐसे बनाना है, साथ में ये लिखना है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट में डिफेक्टिवनेस बढ़ती जाती है वैसे ही उसकी एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा डिफेक्टिव है वो कम होते हुए भी हमारा लॉट रिजेक्ट हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर का रिस्क कहते हैं, और ये टाइप 1 एरर होती है। और कभी कभी क्या होता है कि डिफेक्टिव होते हुए भी प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाता है, इसमें कंज्यूमर की हानि होती है, और ये टाइप 2 एरर होती है, ठीक है। तो ये ओसी कर्व हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है।
और इसको अच्छे से समझना है और लिखने के लिए आएगा आपके में, न्यूमेरिकल अभी नहीं आएंगे। तो इसको हमें क्या करना है, सीधे सीधे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फोरकास्टिंग मेथड्स। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे फोरकास्टिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। फोरकास्टिंग होती क्या है, फोरकास्टिंग मतलब होता है अनुमान लगाना। ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम फ्यूचर के डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं। किसके बेस पे, हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे, पैटर्न के बेस पे, और जो हमारे पास वर्तमान में जानकारी है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर की जो नीड है उसको हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग मेथड कहते हैं, है ना। जैसे कि पुरानी डेटा में हमारे पास कितनी डिमांड आई थी, तो अब अगले साल कितनी डिमांड आ सकती है। जैसे सर्दियों में स्वेटर पिछली साल कितने बिके थे, और आगे आने वाले साल में कितने बिकेंगे। तो ये पूरा पास्ट डेटा पे डिपेंड होता है। तो पास्ट डेटा के बेस पे जब हम फ्यूचर की डिमांड को प्रेडिक्ट करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, फोरकास्टिंग कहलाती है। देखिए इसके लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। देखिए क्वालिटेटिव मेथड्स में कौन कौन से होते हैं। पहला होता है डाल्फी मेथड। डाल्फी मेथड में क्या किया जाता है, डाल्फी मेथड में एक्सपर्ट के ओपिनियन लिए जाते हैं। इट इन्वॉल्व द गैदरिंग द एक्सपर्ट ओपिनियन थ्रू दी मल्टीपल राउंड ऑफ द क्वेश्चन आयर। इसमें क्या, एक एक्सपर्ट ले लिए, जैसे एक एक्सपर्ट अपन ले लेते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। राउंड्स में पहले एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, दो तीन ले लिया अपने एक्सपर्ट, इससे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया। उनकी जो फीडबैक आए उसको हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते रहते हैं, और साथ में फिर उसमें हम क्या करते हैं, एक निर्णय पे पहुंचते हैं, और जो फोरकास्टिंग है उसको हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। ये कहलाता है हमारा कौन सा, डाल्फी मेथड। उसके बाद एक होती है मार्केट रिसर्च मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो कंज्यूमर के ऊपर हम क्या करते हैं, कंज्यूमर से पूछते हैं। जैसे हमने कुछ लॉट लिया, कुछ लॉट सैंपल के रूप में बांट दिया, उससे हमने क्या किया, उससे हमने इन्फॉर्मेशन ली, उनका फीडबैक लिया, और उसके बेस में हमें लगा कि यदि प्रोडक्ट अच्छा है तो इसकी डिमांड आएगी, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर उसी आधार पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये कहलाती है मार्केट रिसर्च। कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्री में मिलता है, वो फ्री में, जैसे कोई भी टूथपेस्ट है या कोई भी ड्रिंकिंग आइटम्स हैं, ये प्रोवाइड करे जाते हैं, फिर उनसे टेस्ट में फीडबैक लिया जाता है। यदि लगता है कि आगे इसकी डिमांड आएगी तो फिर प्रोडक्शन उसका किया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है हमारा एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट में क्या कहलाता है कि ये, इसमें रिलाइज ऑन इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपर्ट। इसमें सीधे एक्सपर्ट से पूछ लिया जाता है कि जैसे पास्ट उनकी राय ली जाती है, उनकी राय के आधार पे हम क्या करते हैं, अपनी फोरकास्टिंग को प्रिडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट जजमेंट होता है। ये सारे क्या है, क्वालिटेटिव, क्योंकि इसमें क्या है, क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि इसमें क्या है, सारे एक्सपर्ट या फिर कंज्यूमर का प्रीफ्रेंस, इधर पे भी एक्सपर्ट जजमेंट करते हैं। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, हमारी क्वालिटेटिव मेथड्स कहलाती हैं। इसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है। तो क्वांटिटेटिव मेथड में क्या करते हैं, हम डेटा को लेके उसको एनालाइज करते हैं। जैसे देखो टाइम सीरीज एनालिसिस है, तो इसमें हिस्टोरिकल डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, साइकिल्स को, सीजनल पैटर्न्स को स्टडी करके फिर हम उसकी क्या निकालते हैं, डिमांड या उसकी फोरकास्टिंग निकालते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें डेटा को एनालाइज किया जाता है प्रीवियस को। क्वांटिटेटिव में हम क्या लेंगे, नंबर्स में स्टडी करते हैं। जैसे मूविंग एवरेज मेथड हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट डेटा को लेके उसका मूविंग एवरेज निकालते हैं। वो एक टेक्निक होती है, मैथमेटिकल टेक्निक। इससे फिर हम क्या निकालते हैं, आगे अपना जो डिमांड है फोरकास्टिंग उसको हम निकालते हैं। उसके बाद एक होता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये भी क्या करता है कि इसमें जो वेटेज है, इस बारे में भी ये भी डेटाबेस होता है। ये भी कैसा होता है, ये भी हमारा क्या होता है, डेटाबेस होता है। इसमें जो जैसे कोई डिमांड है, जैसे आज कोई डिमांड है इस महीने की, तो पिछले वाले महीने को में ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, उसके पीछे वाले को उससे कम, उससे पीछे वाले को उससे कम। तो इसमें जो डिक्रीजिंग वेटेज टू पास्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे जो पास्ट वाला है उसको ज़्यादा वेटेज, तो उसके दूर वाले को कम वेटेज करके जो हम यदि फोरकास्ट निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कहलाती है वो। है ना। इसके लिए एक फार्मूला भी रहता है, वैसे है नहीं आपके में,
तो एफ टी इक्वल टू एफ टी माइनस वन प्लस अल्फ़ा डी टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन लगाते हैं। लेकिन आपके में ये है नहीं, ये आपको इतना याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में क्या कहलाती है कि वेटेज किसको दी जाती है, पास वाली ऑब्जर्वेशन को दी जाती है, जो सबसे पास्ट में घटित हुआ हो उसके बाद वाले को उससे कम, और फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होती जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कहलाती है क्वान्टिटेटिव मेथड्स की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है कि रूटिंग और शेड्यूलिंग। इसको आप ज़रूर पढ़ लें अच्छे ढंग से, थोड़ी एक बार देख लें। रूटिंग और शेड्यूलिंग के ऊपर भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन, सीधे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है ना। इसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारी चार्ट्स याद रखनी है कि जो हमारा यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो उसमें भी आ सकता है कि एक्स चार्ट मतलब क्या होता है। तो एक्स चार्ट मतलब हमारा क्या होता है, मीन चार्ट होता है। ये क्या कहता है, इट मॉनिटर द प्रोसेस मीन एवरेज ओवर द टाइम ऑफ द वेरिएबल डेटा। ये जो हमारे पास ओवर टाइम पास्ट का जो वेरिएबल डेटा है उसके आधार पे हम क्या निकालते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। एक्स चार्ट में हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। जैसे ट्रैकिंग द एवरेज वेट ऑफ ए प्रोडक्ट टू इंश्योर इट रिमेन्स विद इन स्पेसिफिक लिमिट। यदि हमारे पास कोई लॉट है, यदि हमने उसका एवरेज वेट निकाल लिया है, जैसे एवरेज वेट 49.5 आया, तो यदि इसी के आसपास होना चाहिए तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रैकिंग द एवरेज वेट ऑफ ए प्रोडक्ट टू इंश्योर इट रिमेन्स विद इन द स्पेसिफिक लिमिट। बिल्कुल, तो याद रखना है कि एक्स बार चार्ट हमारा क्या होता है, मीन चार्ट होता है। इसमें हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं वेरिएबल डेटास के। ठीक है, एक्स चार्ट में ये बात याद रखनी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, आर चार्ट। अब आर चार्ट क्या होता है, आर चार्ट मतलब होता है रेंज चार्ट। हमें इट शोज द डिस्पर्सन ऑफ द प्रोसेस। डिस्पर्सन मतलब फैलाव। ये हमें क्या दिखाता है कि डिस्पर्सन कितना है हमारे डेटा में, वो हमें क्या बताता है, रेंज चार्ट बताता है। इट मॉनिटर द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन। इट मॉनिटर द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट डायमेंशन टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी इन द प्रोडक्शन। जैसे कि यदि हमारी कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी डायमेंशन, उसकी लेंथ जैसे हमें रखनी है 50 मीटर, तो 50 मीटर से और 55 मीटर के बीच में यदि रखनी है, तो जो इसके बीच में आएंगे उनको एक्सेप्ट कर ले जाएगा, बाकी को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट। तो ये हमारा आर चार्ट जो होता है वो हमें क्या देखा, इसको क्या कहते हैं, हम रेंज चार्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आएगा, शॉर्ट नोट आएगा तो उसमें लिखने के लिए आएगा, तो उसमें लिखना है ये कि रेंज चार्ट क्या कहलाता है, एक्स चार्ट मतलब मीन चार्ट कहलाता है, आर चार्ट मतलब रेंज चार्ट कहलाता है। एक्स चार्ट में हम एवरेज निकालते हैं जो हमारा डेटा होता है उसका, इसमें हम क्या निकालते हैं, डिस्पर्सन निकालते हैं जो भी हमारा डेटा होता है उसका, है ना। उसके बाद एक होता है हमारा प्रपोर्शन चार्ट। पी चार्ट मतलब क्या कहलाता है, प्रपोर्शन चार्ट कहलाता है। इट मॉनिटर द प्रपोर्शन ऑफ द डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल। ये क्या मॉनिटर करता है कि हमारे डिफेक्टिव आइटम का प्रपोर्शन कितना है जो हमें डेटा दिया गया उसमें, कि हमारा डिफेक्टिव है आइटम की नॉन डिफेक्टिव है, पास हुआ कि फेल हुआ। ये हमारे इसमें कैटेगोरिकल डेटा होता है। इसको हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, परसेंटेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स में। जो हमारे पी चार्ट में हम क्या निकालते हैं कि हमारा परसेंटेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितना है, ये निकालते हैं हम पी चार्ट में। तो पी चार्ट मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन चार्ट मतलब एक अनुपात में निकालते हैं। जैसे हमारे पास 100 आइटम आए, उनमें से यदि 10 फेल हो गए, मतलब 90% हमारे यहाँ पास हैं और 10% कितनी है, फेल है। ये हमें क्या दिखाता है, प्रपोर्शन दिखाता है। ठीक है, ये परसेंटेज में रहता है हमेशा प्रपोर्शन चार्ट। उसके बाद हमारा होता है काउंट ऑफ डिफेक्ट चार्ट। इसमें डायरेक्ट हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि हमारे काउंटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन ईच प्रोडक्ट। यदि हमारे पास ईच प्रोडक्ट या ईच बैच है उसमें कितने प्रोडक्ट फेल हुए हैं, इसको डायरेक्टली हम नंबर से काउंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, काउंट ऑफ द डिफेक्ट चार्ट। और फिर उसको हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें क्या, चार्ट कहलाता है। चार्ट मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। इट मॉनिटर द नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट और इन अ सैंपल फॉर एट्रीब्यूट डेटा व्हेन सैंपल साइज इज कांस्टेंट। एक सैंपल साइज हमने ले ली, उसमें से हमारी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितनी हैं, इनको जब हम निकालते हैं वो हमारा, और जब इस डेटा को हम शो करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सी चार्ट कहलाता है। इसमें क्या रहता है, काउंटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन द ईच प्रोडक्ट। हम इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं सी चार्ट में। ठीक है, तो ये सी चार्ट और एम चार्ट, सी चार्ट, आर चार्ट, ये देखिए सी चार्ट, पी चार्ट, आर चार्ट और एक्स चार्ट, या इसी को एम चार्ट बोलते हैं। इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनको आप ज़रूर पढ़ के जाए अच्छी ढंग से। शॉर्ट में आपने अभी मैंने पढ़ा दिया है, फिर आगे जब इसका वीडियो बनेगा तो
इसके मतलब डिटेल में इसको डिस्कशन किया है, क्योंकि अभी टाइम कम है इसलिए इसको शॉर्ट में समझा दिया और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए कि ये आ सकते हैं, है ना। तो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आराम से वीडियो देखिए और आराम से वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।